तो साथियों, जैसा कि हम कैटायन एक्सचेंज या फिर आयन एक्सचेंज को डिस्कस किए थे पिछले भाग में, तो इसका फर्स्ट वीडियो आ गया था। अब हम उसी से आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा आयन एक्सचेंज का, और डिस्कस करेंगे हम आगे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो हम कैटायन एक्सचेंज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे, और इसका महत्व क्या होता है उसके बारे में। तो आज हम कंटिन्यू बात करेंगे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के। तो देर ना करते हुए चलते हम लोग वीडियो में आगे, और बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों में समझेंगे। तो देखते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, या हम बोल सकते हैं इसको CEC शॉर्ट फॉर्म इसकी, और इसको हिंदी में धनायन विनिमय क्षमता भी इसको बोलते हैं। तो देख लेते हैं होती क्या है ये। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल कैटायंस पर यूनिट वेट ऑफ द ड्राई सॉइल। यानी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, तो वह सूखी मिट्टी के प्रति इकाई भार पर विनिमय धनानों की मात्रा कितनी क्या होती है, उसको हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे इसी में। तो इट इज़ अ मेजर इन मिली कोवैलेंट। तो आप ध्यान रखेंगे, तो जो इसको हम मेजर किस में करते हैं, मापते किस में, तो मिली कोवैलेंट में, जो कि हमारी क्या है पुरानी यूनिट है, मिली कोवैलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। और जो अब जो रिसेंट में जो हम मापते हैं, वो हम मापते हैं सीमोल प्रोटॉन पर केजी सॉइल, है ना। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट फैक्ट के बारे में। तो इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कोलाइड्स मटेरियल इज एक्सचेंजिंग ऑल इट्स कैटायंस विद द कैटायंस ऑफ द सॉइल सोल्यूशन। यह हम और इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये मिट्टी के जो घोल होते हैं, जो घोल के जो कैटायंस होते हैं, उनके साथ साथ सभी धनायनों के आदान प्रदान करने की जो मिट्टी कोलाइड्स होती है, पदार्थ की क्षमता। ठीक है, कंटिन्यू देखेंगे। तो इट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। और ये हम देखेंगे, तो जो प्रॉपर्टी होती है, ये मोस्ट प्रॉपर्टी होती है केमिकल, कौन सा हमारा कैटायन एक्सचेंज, ध्यान रखेंगे। एंड इट इज़ यूजली द इंटीमेटली रिलेटेड टू सॉइल फर्टिलिटी एंड हैंस द प्लांट न्यूट्रिशन। और अगर हम देखेंगे तो आमतौर पर इसका मिट्टी की उर्वरता और इसलिए से पौधे के पोषण से इसका क्या डायरेक्ट रिलेशन है, इसका हम बोल सकते हैं गहरा इसको क्या है संबंध है। तो ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखते हैं। इसी का कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं मिली कोवैलेंट। जैसा कि हम बात कर चुके थे, कोई मिली कोवैलेंट कैटायंस ऑफ पर 100 ग्राम। तो मिली कोवैलेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो मिली कोवैलेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी द टर्म इक्विवेलेंट और मोर द स्पेशली मिली कोवैलेंट इज यूज इज बिकॉज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज साइट इन ए गिवन सॉइल सैंपल डज नॉट चेंज what the weight of the cations that may be absorbed to those site at one time do change because they have the different weights। अगर हम देखेंगे, तो अगर हम जो देखेंगे मेजरमेंट्स ऑफ द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के लिए, तो टर्म द इक्विवेलेंट, तो ये हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट बोले तो समतुल्य, या फिर मोर स्पेशली बोले तो और अधिक विशेष रूप से, तो मिली इक्विवेलेंट शब्द का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये किसी भी दिए गए नमूने में नेगेटिव चार्ज, जो कि साइटों की संख्या नहीं बदलती है, लेकिन एक समय में उन साइटों पर अवशोषित होने वाले धनायनों का जो वजन है वह क्या बदलता रहता है, और उनका वजन क्या अलग अलग होता है, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द टर्म मिली कोवैलेंट may be defined as the 1 milligram of hydrogen or the amount of any other ions that will combine with or displace it। अगर हम देखेंगे, तो जो शब्द जो मिली कोवैलेंट है वह क्या होता है, वह उसको 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन या किसी अन्य आयंस की मात्रा के रूप में परिभाषित किया सकता है, जो इसके साथ क्या संयोजित या फिर क्या विस्थापित होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। द मिली कोवैलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज 1000 ऑफ इट एटॉमिक वेट। अगर हम देखेंगे, तो किसी पदार्थ का जो 1000वां भाग होता है, उसके परमाणु भार का 1000वां भाग होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। दस इफ ए क्ले हैज ए कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ 1 मिली कोवैलेंट
एंड इट इज़ द कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग 1 mg ऑफ हाइड्रोजन और इट इक्वलिवेलेंट फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉइल क्ले। अगर हम देखेंगे तो प्रत्येक 100 ग्राम मिट्टी के लिए 1 मिलीग्राम हाइड्रोजन या उसके बराबर का क्या है आदान प्रदान करने में जो सक्षम होता है उसे हम मिली कोवैलेंट कहते हैं। कंटिन्यू देखेंगे तो अगर इस जिस तरह से हम देखेंगे तो बेटा 1 हेक्टर फ्लोरोस्लाइस अगर देखते हैं तो फ्लोरोस्लाइस अगर देखें तो 0 से 15 सेंटीमीटर मापा जाता है। तो इसमें जो तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसमें कितने केजी ग्राम या कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा उसमें। तो होगा हमारा जो स्लाइस अगर हम देखेंगे फ्रो स्लाइस में तो इसमें 0 से 15 सेंटीमीटर का जो वजन होता है तो 2.25 गुणा 10 किलोग्राम। तो इसलिए इसका जो वजन हो जाता है वो 22 किलो हाइड्रोजन का आदान प्रदान करने में क्या सक्षम होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, बात कर लेते हैं हम इसके फैक्टर अफेक्टिंग कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर या इनको जो प्रभावित करते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को। तो देखते हैं तो देयर आर वेरियस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द आयन एक्सचेंज आल्सो अफेक्ट द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। देखेंगे तो आयन विनिमय को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से उनकी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर बोले तो मृदा कड़ाकार या फिर मृदा गठन। तो इसको देखते हैं तो सॉइल टेक्सचर में तो सॉइल विथ लार्ज अमाउंट ऑफ क्ले विथ हैव द हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एज वेल एज आयन एक्सचेंज कैपेसिटी देन सैंडी सॉइल। अगर हम देखेंगे कि किसी भी मिट्टी में अगर अधिक मात्रा में क्ले की मात्रा अधिक है तो उस मिट्टी में हायर कैटायन एक्सचेंज यानी ज़्यादा हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है कंपेयर टू आयन एक्सचेंज कैपेसिटी देन सैंडी सॉइल। कंपेयर टू किससे करेंगे हम सैंडी सॉइल। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखेंगे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो देखते हैं इसको द सॉइल विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विल हैव हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एज वेल एज आयन एक्सचेंज कैपेसिटी। अगर हम देखेंगे तो अगर किसी भी मिट्टी में लार्ज अमाउंट में अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो उस सॉइल की जो हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी भाई क्या ज़्यादा होगी और साथ में आयन एक्सचेंज कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। ध्यान रखेंगे अगर किसी भी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर अगर है तब। कंटिन्यू देखते हैं इफेक्ट ऑफ क्ले सॉइल या क्ले मिनरल्स। तो देखेंगे तो सॉइल विथ प्रीडोमिनेंटली 2:1 कोलाइड्स। कौन सा 2:1। इसका जो सबसे फेमस जो एग्जांपल है वो है हमारा 2:1 में मोंटमोरेलोनाइट जो कि हमारा स्पैंडिंग टाइप्स मिनरल्स हैं। तो इसका देखते हैं तो विल हैव द हायर एक्सचेंज कैपेसिटी देन द सॉइल विथ प्रीडोमिनेंटली 1:1 मिनरल्स। अगर कंपेयर करें 1:1 मिनरल्स का एग्जांपल सबसे फेमस है वो है हमारा कैल्यूनाइट। तो जिस भी क्ले में जिस भी मिट्टी में 2:1 अगर बोले तो स्पेंडिंग टाइप और एग्जांपल देखें इसका तो मोंटमोरेलोनाइट अगर मिनरल्स अधिक है तो उसमें हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू 1:1 के। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल पीएच। सॉइल पीएच देखते हैं तो सॉइल रिएक्शन या फिर पीएच ऑफ द सॉइल आल्सो अफेक्ट द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अगर देखेंगे तो जो सॉइल पीएच है वो हमारा जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी उसको क्या है उसको अफेक्ट करता है। कंटिन्यू देखते हैं तो जनरली विद द इंक्रीज इन द पीएच जैसे जैसे पीएच बढ़ता है सामान्यतः तो द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी विल बी इंक्रीज। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी वैसे क्या है बढ़ती चली जाती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे द एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम एंड अदर द पॉलीमेरिक हाइड्रोक्सिल एल्यूमिनियम आल्सो अफेक्ट द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल बाय चेंजिंग द सॉइल पीएच रिएक्शन। या फिर देखते हैं अगर किसी भी मिट्टी में अगर देखेंगे तो एल्यूमिनियम है विनिमय एल्यूमिनियम या अन्य पॉलीमेरिक हाइड्रोक्सिल एल्यूमिनियम भी मिट्टी की प्रतिक्रिया या पीएच को क्या है बदलकर मिट्टी की धनायन विनिमय क्षमता को क्या है प्रभावित करती है। कंटिन्यू देखते हैं लाइमिंग एंड फर्टिलाइजेशन इंक्रीज द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। देखेंगे अगर लाइमिंग किसे कहेंगे तो अगर कोई मिट्टी एसिड है तो उसमें लाइमिंग हम कहेंगे कि चूने की मात्रा के डालने को उसको लाइमिंग कहते हैं।
या उसको चूने को क्या है लाइमिंग मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। तो अगर किसी मिट्टी में अगर हम लाइमिंग या चूना डालते हैं तो उसमें या और उसकी जो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, तो फर्टिलाइजर बढ़ती है, तो ये डायरेक्ट क्या हमारी कट एंड एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या है तो बढ़ जाती है। इसको ध्यान रखिए आप लोग। कंटिन्यू देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कट एंड एक्सचेंज कैपेसिटी। तो कट एंड एक्सचेंज कैपेसिटी का महत्व देख लेंगे हम। तो देखते हैं इसमें, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन इन नेचर आफ्टर द फोटोसिंथेसिस। अगर हम देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण के बाद में अगर कोई महत्वपूर्ण प्रक्रिया है तो वो हमारी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है। कृषि की बात हो रही है, आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, इस वाले को आप ध्यान रखेंगे कि कृषि में अगर कोई सेकंड फोटोसिंथेसिस के बाद में अगर कोई प्रक्रिया है तो वो कौन सी हमारी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसको ध्यान रखिएगा आप। सेकंड देखेंगे इट एंड द इम्पोर्टेंट रिएक्शन इन इज करेक्टिंग द सॉइल एसिडिटी एंड बेसिसिटी। अगर देखेंगे तो मिट्टी की जो अम्लता और क्षारता को ठीक करने में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है ये, इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे तो इट इज अल्टर द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये मिट्टी के भौतिक गुणों को क्या है बदल देता है। कंटिन्यू देखेंगे तो थ्रो द कैटायन एक्सचेंज द मैकेनिज्म द लार्ज एक्सचेंजर द परकोलेटिंग वाटर विल बी प्यूरिफाइड और द अल्टर, यानी बोल सकते हैं तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन इज द चेक्ड। तो जो थ्रू द कैटायन एक्सचेंज जो होता है मैकेनिज्म भाई क्या है भाई, एक तरह से माध्यम में रिसने वाले जो पानी होता है उसको शुद्ध और परिवर्तित करता है, और जब ये परिवर्तित करता है तो जो हमारे ग्राउंड वाटर है उसको पोल्यूटेड होने से क्या है बचा लेता है। कंटिन्यू देखेंगे द प्लांट एब्जॉर्ब द एक्सचेंजेबल कैटायंस बाय द इंटरचेंज और द कॉन्टैक्ट बिटवीन द रूट हेयर एंड द कोलाइडल कॉम्प्लेक्स। एक तरह से देखेंगे तो प्लांट जो एब्जॉर्ब करता है वह एक्सचेंजेबल कैटायन को ही एब्जॉर्ब करता है, किसको द्वारा बाय द इंटरचेंज और द कॉन्टैक्ट बिटवीन द रूट हेयर एंड द कोलाइडल कॉम्प्लेक्स। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो कि डायरेक्ट क्या है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को है एब्जॉर्ब कर लेता है। कंटिन्यू देखेंगे द अमाउंट ऑफ कैटायंस इन द सॉइल सोल्यूशन आर द इंटीमेटली रिलेटेड टू द एक्सचेंजेबल कैटायंस। अगर देखेंगे तो मिट्टी के जो विलयन में जो धनायन की जो मात्रा होती है वह विनिमय योग्य धनायन से क्या घनिष्ठ रूप से क्या है ये संबंध रखती है। तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं नेक्स्ट, तो ऑफर्स द बफरिंग कैपेसिटी टू द सॉइल। अगर देखेंगे तो मिट्टी की जो बफरिंग कैपेसिटी होती है उसको ये प्रदान करती है, कौन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो ध्यान रखेंगे। तो इसी से रिलेटेड हमारा देखते हैं है परसेंटेज बेस सेचुरेशन ऑफ द सॉइल। तो एक बार इसको देखते हैं, प्रतिशत की मिट्टी की प्रतिशत आधार संतृप्ति देख लेते हैं। तो ये क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। तो द परसेंटेज ऑफ द टोटल कैटायन, अब ध्यान रखिए यहाँ पे क्या टोटल कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सेटिस्फाइड विथ बेसिक कैटायन इज टर्म एज परसेंटेज बेस सेचुरेशन। आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो टोटल कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है उसकी मूल संतृप्त जो होते हैं उसकी प्रतिशत मात्रा को हम क्या है बेस सेचुरेशन या फिर हम बोल सकते हैं इसको आधार संतृप्ति कहा जा सकता है। इसको एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच द एक्सचेंज कम्प्लेक्स ऑफ ए सॉइल इज सेचुरेटेड विथ एक्सचेंजेबल कैटायंस। कौन से एक्सचेंजेबल कैटायंस other than hydrogen, aluminum, and it is expressed as the percentage of the total cation exchange capacity। देखते हैं तो इसे उस सीमा से परिभाषित किया जाता जिस हद तक मिट्टी का विनिमय परिसर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम के अलावा विनिमय जो धनायन कैटायंस होते हैं उनसे क्या सैचुरेटेड होती है, एंड और उसे कुल धनायन विनिमय क्षमता के रूप में इसको क्या व्यक्त किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो और इसको हम टोटल के और किसको किस नाम से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको परसेंटेज ऑफ टोटल कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो एस अपॉन एस परसेंटेज बोले तो बेस सेचुरेशन परसेंटेज बराबर बी एस बराबर इंटू टी। तो देखते हैं वेयर वी एस बराबर बेस सेचुरेशन, एस बराबर एम या बेसिक
सॉइल कैटायंस पर 100 ग्राम, टी बराबर टोटल कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल, या फिर हम इसको हम देख सकते हैं इस तरह से भी, परसेंटेज बेस सेचुरेशन बराबर मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेसिक कैटायन पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल अपॉन टोटल कैटायंस इन मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल इनटू 100। इससे भी इसको क्या डिनोट इसको कर सकते हैं। तो कंटिन्यू देख लेते हैं इसके बारे में डिस्कस और फैक्ट। द डिग्री ऑफ बेस सेचुरेशन इज एन इम्पोर्टेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल विच यूजली द रिफ्लेक्ट द एक्सटेंट ऑफ द लीचिंग एंड वेदरिंग ऑफ सॉइल। अगर हम देखेंगे कि संतृप्त जो आधार संतृप्त बेस सेचुरेटेड होता है उसकी डिग्री के आधार पे देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण गुण होता है ये, और ये आमतौर पर मिट्टी के निच्छालन और अपक्षय की सीमा को क्या दर्शाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे किसको दर्शाता है ये, उसके निच्छालन बोले तो लीचिंग और वेदरिंग को, दोनों को क्या है ये इंडिकेट करता है या फिर क्या इसको दर्शाता है। कंटिन्यू देखेंगे तो इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, और ये क्या होता है हमारा सॉइल फर्टिलिटी को क्या करता है, ये सूचक या सूचना देता है या संकेतों का होता है। ध्यान रखेंगे तो द इज विद एब्जॉर्ब द कैटायन आर रिलीज टू प्लांट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ बेस सेचुरेशन। अगर हम देखेंगे कि जिस आसानी से पौधे को अधिशोषित धनायनों को छोड़ा जाता है वह आधार संतृप्ति की डिग्री पर क्या है निर्भर करता है। कंटिन्यू देखते हैं तो एक बार इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर हम देखेंगे तो टोटल कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हम देख लेंगे जिसमें मोर देन 80% अगर बेस सेचुरेशन है तो उसे हम हाई फर्टाइल सॉइल भी कहते हैं। जिसमें 50 से 80% फर्टाइल है बेस सेचुरेशन है तो उसे हम मीडियम फर्टाइल कहते हैं, और जिसमें लेस देन 50% बेस सेचुरेशन अगर परसेंटेज है तो उसे हम लो फर्टाइल सॉइल भी कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। लो फर्टाइल बोले तो कम उर्वरता वाली, फिर हाई उर्वरता वाली, मोर देन 80 तो हाई फर्टा वाली, और 50 से 100 के बीच में तो है हमारे मीडियम फर्टिलिटी या फिर मध्यम उर्वरता वाली मिट्टी। तो कंटिन्यू देखते हैं तो लैमिंग इज द मोस्ट मीन्स बाय विच द परसेंट बेस सेचुरेशन ऑफ सॉइल इज इंक्रीज। देखेंगे तो लैमिंग एक सामान्य साधन है हाँ जिसके द्वारा मिट्टी की प्रतिशत आधार संतृप्ति को बढ़ाया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे एज ए जनरल रूल्स द डिग्री ऑफ बेस सेचुरेशन ऑफ नॉर्मल कल्टिवेशन सॉइल इज हायर फॉर एरिड देन ह्यूमिड एरिड रीजन। अगर हम देखेंगे सामान्य नियम में ये देखा जाता है कि जो सामान्य खेती की गई जो मिट्टी होती है उसकी जो आधार बेस सेचुरेशन होती है डिग्री वह आर्द्र भूमि की मिट्टी की तुलना में शुष्क के लिए अधिक होती है। अब इसको ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि बेस सेचुरेशन क्योंकि जहाँ पे अगर पानी ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो बेस सेचुरेशन परसेंटेज होता है वह कम हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे इसको। कंटिन्यू देखते हैं आल्सो द डिग्री ऑफ बेस सेचुरेशन ऑफ सॉइल द फॉर्म फ्रॉम द लाइमस्टोन और बेसिक इग्नियस रॉक्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉइल फॉर्म द फ्रॉम द सैंडस्टोन और एसिड इग्नियस रॉक। अगर देखेंगे इसके अलावा तो चूने के पत्थरों और मिट्टी की जो बुनियादी आग्नेय रॉक से बनी मिट्टी की आधार संतृप्ति की जो डिग्री रेत के पत्थरों या एसिड अग्नीय चट्टानों से बनी मिट्टी होती है उसकी तुलना में अधिक होती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे तो सॉइल विथ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कोलाइड्स। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर किसी भी सॉइल इज लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कोलाइड्स और 1:1 टाइप क्ले कोलाइड्स कैन सप्लाई द न्यूट्रिएंट कैटायन टू प्लांट्स एट ए मच लोअर डिग्री ऑफ बेस सेचुरेशन देन हाई इन 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल। अगर हम देखेंगे कि बड़ी मात्रा में कार्बनिक कोलाइड या फिर 1:1 प्रकार के मिट्टी के कोलाइड्स वाली मिट्टी, ये मिट्टी 2:1 प्रकार की मिट्टी की कोलाइड्स की तुलना में उच्च मिट्टी की तुलना में बेस सेचुरेशन की जो डिग्री होती है, बेस सेचुरेशन की जो स्थिति होती है वह बहुत कम डिग्री पर पौधे को पोषक प्रदान कर सकती है। आप इसको ध्यान रखिए कौन सी 1:1 वाली या फिर ऑर्गेनिक कोलाइड्स वाली कंपेयर टू 2:1 वाली से। कंटिन्यू देखते हैं
द परसेंट बेस सेचुरेशन डज प्रोवाइड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द amount of exchangeable hydrogen and aluminum and especially a species, and this help is the predicting the amount of lime needed to neutralize soil activity। देखेंगे तो प्रतिशत आधार संतृप्ति विनिमय हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन स्पेसीज की मात्रा के संख्यात्मक मान प्रदान करती है और यह मिट्टी की गतिविधि को बेहतर करने के लिए आवश्यक चूने की मात्रा को अनुमान लगाने में भी क्या मदद करती। कौन? बेस सैचुरेशन परसेंटेज। अब ध्यान रखेंगे इसको, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब कंटिन्यू देखेंगे तो काइंड्स ऑफ, देखते हैं काइंड्स ऑफ एब्जॉर्ब कैटायंस आल्सो अफेक्ट द सॉइल पीएच। अगर हम देखेंगे तो अशोषित धनायनों का प्रकार मिट्टी के पीएच को प्रभावित करता है। तो विद द सेम बेस सैचुरेशन परसेंटेज द सॉइल डोमिनेटेड बाई सोडियम कैटायन प्रेजेंट द हायर पीएच वैल्यू देन द सॉइल प्रेडोमिनेंट बाई द कैल्शियम मैग्नीशियम कैटायन। अगर देखेंगे तो समान आधार बोले तो बेस सैचुरेशन प्रतिशत के साथ सोडियम कैटायन के प्रभुत्व वाली मिट्टी कैल्शियम और मैग्नीशियम कैटायन के प्रभुत्व वाली मिट्टी के तुलना में उच्च पीएच मान प्रस्तुत करती है, उच्च पीएच मान होता है। जैसा कि हम देखते हैं जो हमारा जहाँ पे मोर देन 8.5 पीएच अगर हो जाता है तो वो हमारा क्या है, उसमें सोडियम की अधिकता से होता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे खासकर। कंटिन्यू देखेंगे। अब हम बात करते हैं आयन एक्सचेंज की। तो जैसा कि हम देखते हैं जो आयन एक्सचेंज आयन एक्सचेंज हमारा दो प्रकार का था, एक हमारा कैटायन एक्सचेंज है, दूसरा हमारा आयन एक्सचेंज। ध्यान रखेंगे। तो आयन एक्सचेंज को देख लेते हैं एक बार। तो एक हम देखेंगे तो एक तरह से ये इसका कैटायन एक्सचेंज का जस्ट अपोजिट है ये, क्योंकि कैटायन एक्सचेंज हमारा जैसे जैसे पीएच बढ़ जा रहा था वैसे वैसे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी या कैटायन एक्सचेंज बढ़ता जा रहा था। तो ये क्या है उसका जस्ट अपोजिट बोले तो कम पीएच जैसे ही होगा तो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी या फिर आयन एक्सचेंज बढ़ जाता है। तो एक बार देख लेते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ एनायन एक्सचेंज इज सिमिलर टू दैट ऑफ कैटायन एक्सचेंज। है तो इसके समान ही लेकिन वो क्या है अपोजिट, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अंडर द सर्टेन कंडीशन द हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ Fe and Al show the evidence of having the positive charge on their crystal surface। तो ध्यान रखेंगे। तो आयन एक्सचेंज हाँ देखेंगे तो कुछ परिस्थितियों में Fe बोले तो आयरन और एल्युमिनियम के हाइड्रॉक्स ऑक्साइड अपने क्रिस्टल सतह पर सकारात्मक आवेश होने का प्रमाण दिखाते हैं, लेकिन देखते हैं दीज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कोलाइड्स आर ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH resulted in net positive charge will attract the anion। अगर देखते हैं तो कोलाइड्स के ये जो सकारात्मक जो पॉजिटिव हमारे जो आवेश होते हैं वह हाइड्रोक्सिल में हाइड्रोजन के योग के कारण होते हैं और जिसके कारण परिणाम स्वरूप शुद्ध सकारात्मक आवेश होता है जो कि क्या है आयनायन को आकर्षित करता है, विल अट्रैक्ट द आयनायन, और इसको क्या आकर्षित कर लेता है। कंटिन्यू देखते हैं। तो आयन एक्सचेंज अकर्स ऑन द पॉजिटिवली चार्ज साइट एग्जिस्ट ऑन द इट्स ऑफ लेयर सिलिकेट मिनरल्स 1:1 इन particular and surface of oxide with low specific surface area mainly under the acidic condition। अगर हम देखेंगे तो आयन जो विनिमय होते हैं जब मोस्टली हमारा कहाँ पे होता है, जहाँ पे अम्लीय परिस्थितियों में या जहाँ पे भूमि अम्लीय होती है या हम बोल सकते हैं जिसका पीएच मान कम होता है, या फिर हम और विशेष रूप से बोल सकते हैं कि जिसमें 1:1 टाइप मिनरल्स बोले तो कैल्यूनाइट पाया जाता है, और हम बोले तो बोल सकते हैं कि जिसमें जो ऑक्साइड होते हैं उनकी सतह पे कम विशिष्ट आकार के बोले तो जो लो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जिसका कम होगा उसमें क्या है आयन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है ज़्यादा होती है। तो इसको आप क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं ही कैपेसिटी फॉर द होल्डिंग आयन एक्सचेंज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द एसिडिटी। बोले तो अम्लता में वृद्धि के साथ आयन को धारण करने की क्षमता भी क्या है बढ़ जाती है। दूसरा देख लेते हैं ना, द लोअर द पीएच ग्रेटर इन द आयनाइन एब्जॉर्ब। देखना है पीएच जितना कम होता है आयनाइन का अवशोषण उतना ही क्या है अधिक होने लगता है। कंटिन्यू देखते हैं। तो ऑल आयनाइन आर नॉट द एब्जॉर्ब इक्वली द रीडली, यानी देखेंगे सभी जो आयनाइन होते हैं वह समान रूप से आसानी से अवशोषित नहीं हो पाते हैं। कंटिन्यू देखते हैं। The some anions H2PO4
आर द एब्जॉर्ब क्विकली एट द पीएच एसिड एज वेल एज द अल्कलाइन पीएच रेंज। देखें कुछ एनायन जैसे H2PO4 अम्लीय और क्षारीय पीएच रेंज में जल्दी से क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं। द कैल्शियम एंड सल्फेट, क्लोरीन एंड सल्फेट आर द एब्जॉर्ब स्लाइटली एट द लो पीएच। कैल्शियम और सल्फेट किस पे, क्लोरीन और सल्फेट लो पीएच पे, वट द नॉन एट द न्यूट्रल पीएच, लेकिन ये न्यूट्रल पीएच पे तटस्थ रहते हैं। विल, जबकि नाइट्रेट आयन आर द नॉट एब्जॉर्ब एट द आल, लेकिन नाइट्रेट क्या है, बिल्कुल भी अवशोषित नहीं होता किस, इस वाले पीएच पे जिसपे कैल्शियम और जिसपे क्लोराइड और सल्फेट अवशोषित होते हैं। अब इसीलिए देखते हैं, हैंस एट द कॉमनली द प्रिवेलेंट एट इन कल्टिवेटेड सॉइल द नाइट्रेट क्लोरीन एंड आयनाइन सल्फेट एंड आयंस कैन बी रीडली लॉस्ट थ्रू द लीचिंग। और इसलिए जो खेती की मिट्टी में आमतौर पर जो नॉर्मल जो पीएच होता है, प्रचलित पीएच, इस पर नाइट्रेट क्लोरीन और सल्फेट ये आयन निश्चलन के माध्यम से आसानी से क्या है, इसको लॉस हो जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, आयन एक्सचेंज कैपेसिटी देख लेते हैं। आयन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। तो द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल आयनाइन, यानी जो मिट्टी के एक इकाई जो सरफेस द्वारा जो एक्सचेंजेबल आयनाइन होते हैं टोटल, तो देखते हैं हेल्ड बाई ए यूनिट मास ऑफ सॉइल इज टर्म एज इन इट्स आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। देखेंगे कि मिट्टी के एक इकाई द्रव्यमान द्वारा जो रखे जाने वाले विनिमय आयनों की कुल मात्रा को इसकी आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसकी आयनाइन एक्सचेंज क्षमता कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे तो आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी आर जनरली लो पीएच, जो आयनाइन एक्सचेंज क्षमता होती है वह मोस्टली कम होती है जनरली, एंड इंक्रीज, हाँ, एंड इंक्रीज एज द पीएच डिक्रीज और एसिडिटी इंक्रीज। जैसे देखते हैं तो आयन विनिमय क्षमता आमतौर पर कम होती है और पीएच कम होने से कब होती है, और पीएच कम होने से अम्लता बढ़ जाने के साथ ये क्या बढ़ती है। आप ध्यान रखेंगे, या हम दूसरे माध्यम से कह सकते हैं कि जो जैसे जैसे पीएच अगर कम होगा तो वैसे वैसे इसकी जो कैपेसिटी होगी वह क्या बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे पीएच बढ़ता चला जाएगा तो आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखते हैं। तो एज द रेशियो ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी एंड आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ ए लेयर सिलिकेट मिनरल्स इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयनाइन डिक्रीज। एक बार देख लेते हैं। तो जैसे जैसे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी और आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी के जो लेयर सिलिकेट जो मिनरल्स होती हैं, अगर वह रेशियो बढ़ जाता है तो वैसे वैसे आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम देख सकते हैं, तो इसी तरह से जो 2:1 स्पेंडिंग टाइप जो मिनरल्स है हमारा मोंट मोरलोनाइट, इसका जो रेशियो ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है ना आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है इसकी, सबसे अधिक होती है। तो इसका वैल्यू कितनी होती है, भाई 6.7 होती है, जबकि इलाइट की 2.3 रेशियो होता है, और जबकि कैल्यूनाइट का सबसे कम होता है, कितना होता है, 0.5 होता है। अब इसको ध्यान रखिएगा, कंटिन्यू देखते हैं। द एसिड सॉइल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन द कंटेनिंग द हाइड्रोजन आयन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम Fe exhibit द मच हायर आयन एक्सचेंज कैपेसिटी देन द अल्कलाइन एंड कैलकेरियस यंग सॉइल ऑफ द एरिड एंड सेमी एरिड। अगर हम देखेंगे तो एसिड सॉइल इन ट्रॉपिकल अगर देखेंगे तो आमतौर पर एसिड सॉइल ये ट्रॉपिकल रीजन में या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में अगर देखते हैं कंटेनिंग द हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe होता है। तो इसकी वजह से ये प्रदर्शित करते हैं मच हायर द आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसलिए ये आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी को ज़्यादा होती है, प्रदर्शित करती है देन किसकी अपेक्षा में, जहाँ पे अल्कली या फिर जहाँ पे पीएच ज़्यादा होता है या फिर क्षारीय होती है वहाँ पे, एंड जहाँ पे कैलकेरियस या फिर यंग सॉइल होती है वहाँ पे ऑफ द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन की अपेक्षा। ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को, कंटिन्यू देखेंगे। द प्रेफरेंस ऑफ एनाइन फॉर द पॉजिटिव साइट अगर देखेंगे तो प्रेफरेंस अगर इसको देखेंगे तो सबसे अधिक अगर जो हमारा जो न्यूट्रिएंट होता है किस तरह से, तो इसमें SiO4 हाईएस्ट होता है, जो कि आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे अधिक होती है किसमें हमारी मोस्टली, तो ये सीरियल होगा जो कि हमारा इस पर एब्जॉर्ब होगा या जिस पे पाया जाता है। तो आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे अधिक देखेंगे तो SiO4
O4 सबसे अधिक होगा, ये अगर ऑर्डर देखें। उसके बाद PO4 का 3 होगा माइनस होल घात। उसके बाद देखेंगे तो सल्फेट होगा, उसके बाद नाइट्रेट, और उसके बाद में हमारा कैल्शियम होता है, क्लोरीन होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं। तो लाइक द कैटायन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज लार्जली डिटरमाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट एनायन टू प्लांट द प्रॉपरली। अगर देखेंगे तो कैटायन विनिमय की तरह एनायन विनिमय काफ़ी हद तक पौधे को पोषक आयनों को ठीक करने से प्रदान करने के लिए मिट्टी की क्षमता को क्या करता है, ये निर्धारित करता है। तो कंटिन्यू हम देख लेते हैं फैक्ट इन द एनायन एक्सचेंज। तो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी की कौन कौन से कारक इसमें प्रभावित करते हैं उसको देखते हैं। तो पहला है हमारा सॉइल पीएच। तो जैसा देख लेते हैं, द कंट्रेरी टू कैटायन एक्सचेंज द कैपेसिटी फॉर रिटेनिंग द एनायन इंक्रीज विद डिक्रीज इन सॉइल पीएच। अगर देखें कि जो कैटायन परिवर्तन के विपरीत होता है, हालांकि जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, ये एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी की जस्ट अपोजिट होती है। अगर देखें उसी तरह से, तो मृदा पीएच में जैसे जैसे कमी आती है वैसे वैसे आयन एक्सचेंज कैपेसिटी क्षमता बढ़ जाती है, अब ध्यान रखिएगा। जबकि कैटायन एक्सचेंज में क्या होता है कि जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या बढ़ती चली जाती थी। लेकिन यहाँ पे एनायन एक्सचेंज में क्या होता है, जैसे जैसे पीएच घटेगा वैसे वैसे एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या बढ़ती चली जाएगी। कंटिन्यू देखेंगे तो बैलेंसी ऑफ आयंस, तो इसमें देख लेते हैं। तो आयन एक्सचेंज इंक्रीज विद द बैलेंसी ऑफ आयन बट डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द कैटायन। अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे आयनों की संयोजकता आयन विनिमय के साथ संयोजकता के साथ बढ़ती है, लेकिन ये घटती कब है, जब धनायनों के बढ़ने के साथ घटती है। यानी कि धनायन की जो बैलेंसी होती है, अगर जैसे धनायन की बैलेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी तो वैसे वैसे आयन एक्सचेंज कैपेसिटी घटती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे जो आयन एक्सचेंज वाले जो माइनस वाले हैं उनकी अगर एक्सचेंज बढ़ती है बैलेंसी, तो वैसे वैसे ये बढ़ती चली जाती है। अब ध्यान रखिए, कन्फ्यूज मत होना आप इस सेंटेंस में खासकर। कंटिन्यू देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ अमाउंट ऑफ क्लोराइड। अगर देखें तो आयन एक्सचेंज इज मच ग्रेटर इन द सॉइल पीएच सॉइल हाई इन 1:1 टाइप क्ले मिनरल्स। अगर देखें तो आयन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा किस वाले मिनरल्स में होती है, तो 1:1 मिनरल्स में हाईएस्ट टाइप जो 1:1 टाइप बोले तो कैल्यूनाइट मिनरल जहाँ पे ज़्यादा होगा उस मिट्टी में आयन एक्सचेंज अधिक होता है। And those containing the hydrous oxide of iron and aluminum, then that of soil containing high amount of 2:1 types of clay minerals। अगर हम देखेंगे उस तरह से जो हाइड्रस ऑक्साइड एल्यूमिनियम और आयरन होता है, तो उसकी कंपेयर करेंगे तो ऑफ द सॉइल कॉन्टेनिंग हाई अमाउंट ऑफ 2:1 ऑफ द क्ले मिनरल्स। इसका हम अगर फेमस एग्जांपल देखेंगे तो मोन्टमोरोलाइट। अगर जिस सॉइल में अगर मोन्टमोरोलाइट अधिक होगी तो उसके कंपेयर में देखें तो 1:1 वाले की दो आयन एक्सचेंज के अधिक होगी, ध्यान रखिएगा आप। कंटिन्यू देखेंगे तो क्ले मिनरल्स इन द मोन्टमोरोलाइट ग्रुप्स ऑफ एक्सपेंसिबल लेयर सिलिकेट यूजली दे हैव द आयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ द लेस देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस मिट्टी में अगर मोन्टमोरोलाइट मिनरल्स अगर ठीक ठाक मात्रा में है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है उसकी जो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी है वह बहुत ही कम होती है। कितनी होती है, तो 5 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। अब इसको ध्यान रखेंगे किसकी है ये, तो ये 2:1 बोले तो मोन्टमोरोलाइट ग्रुप की, इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। जबकि कैल्यूनाइट हैव एन एक्सचेंज कैपेसिटी एज द हायर। कैल्यूनाइट जो मिनरल्स होता है 2:1 का, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है। कितनी होती है, तो 5 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल इन एसिडिक इक्विलिब्रियम पीएच ऑफ 4.7। ये कितने पीएच पे होगी, 4.7 पीएच पे होगी। किसकी, कैल्यूनाइट की। कितना होगा, 43 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। साल्ट कंसंट्रेशन एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज द साल्ट कंसंट्रेशन। देखेंगे तो साल्ट कंसंट्रेशन में आयन एक्सचेंज कैपेसिटी
कब जैसे जैसे बढ़ जाती है, कब जैसे जैसे घटती है, जैसे जैसे इंक्रीज इन द साल्ट कंसंट्रेशन, यानी जो साल्ट नमक की सांद्रता या फिर साल्ट जो कंसंट्रेशन है वह जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी भी क्या है, घटती चली जाती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे तो एडिशन ऑफ साल्ट सप्रेस द यूनियल आयन द डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे देखेंगे तो लवड़ों का जो संयोजन होता है तो असमान होता है, तो वहाँ पे आयन वितरण को क्या दबा देता है ये खासकर, इसलिए इसकी क्या है जो आयन एक्सचेंज कैपेसिटी वह क्या है घट जाती है, ध्यान रखेंगे। तो एक बार देख लेते हैं किस तरह से घटा देता है ये। तो जनरल द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द आयनाइन एक्सचेंज, तो आयनाइन एक्सचेंज को सामान्य तौर पर जो सापेक्ष क्रम है वह देख लेते हैं। तो सबसे अधिक इसमें है हाइड्रोक्सिल आयन, उसके बाद है H2PO4। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो H2 होगा वो हमारा क्या छोटा हो जाएगा 2 पे। अब देखो यहाँ पे P भी छोटी हो गई थी, तो क्या हम देखते हैं तो यहाँ पे H2PO4 एंड SO4 एंड नाइट्रेट, इस ये क्रम होगा हमारा कहाँ पे मोस्टली, जहाँ पे ये ऑर्डर होगा जहाँ पे आयनाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का। तो सबसे हाईएस्ट किस में होगी हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन में, फिर H2PO4, उसके बाद SO4 और लास्ट में हमारा नाइट्रेट आता है। कंटिन्यू देख देते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ आयनाइन एक्सचेंज या आयन विनिमय का महत्व तो एक बार देख लेते हैं। दो द फिनोमेना ऑफ आयन एक्सचेंज द एजम्पशन इन रिलेशन टू फॉस्फेट आयंस एंड देयर फिक्सेशन। अगर हम देखेंगे तो आयन विनिमय की जो घटना होती है बस फॉस्फेट आयनों और उसके स्त्रीकरण के संबंध में होती है मोस्टली, देखते हैं। तो द एक्सचेंज इज द ब्राउड मेनली बाई द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन ऑफ द क्ले मिनरल्स। अगर देखें ये विनिमय मुख्य रूप से मिट्टी के खनिजों के हाइड्रोक्सिल आयनों के प्रतिस्थापन द्वारा क्या है ये लाया जाता है मिट्टी में। तो एक तरह से हम इसको देख लेते हैं किस तरह से। तो इसमें देख लेते हैं तो OH बोले तो हाइड्रोक्सिल ये किस पे होता है क्ले पे होता है, और इसमें H2PO4 जो कि हमारा क्या अवेलेबल फार्म में होता है H2PO4। तो अगर हम देखेंगे तो इससे जब क्रिया करेगा तो हमारा H2PO4 वो किस पे आ जाता है हमारा क्ले पे आ जाता है, जबकि OH जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यो हमारा क्या है सोल्यूशन में आ जाता है। तो आप ध्यान रखें तो ये हमारा क्या हो जाता है अनअवेलेबल आ जाता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे ये क्या है ये हमारा प्रतिस्थापन द्वारा लाया जाता है क्या हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखिएगा यहाँ पे ये H2PO4 इससे क्या रिप्लेस करके अपने आप खुद क्ले पे आ जाता है और हाइड्रोक्सिल आयन को क्या प्रतिस्थापित कर देता है। कंटिन्यू देखते हैं। तो द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट आयन बाय द क्ले पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉइल सोल्यूशन तो रिड्यूस इट अवेलेबिलिटी टू द प्लांट। तो इस तरह से देखते हैं तो मिट्टी के घोल में मिट्टी के कणों के द्वारा जो फास्फेट आयनों का जो सोख लेता है या इसको फास्फेट आयनों को क्या है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पौधे की इसकी उपलब्धता क्या हो जाती है कम हो जाती है। यहाँ पे हम देख रहे थे ये देखो अनअवेलेबल फार्म में हो जाता है यानी अनुपलब्ध हो जाता है। और कंटिन्यू देखें तो दिस इज आल्सो नोन एज द कोलाइड बॉन्ड फास्फेट फिक्सेशन, और इसको हम किस नाम से जानते हैं इसको कोलाइड बॉन्ड फास्फेट फिक्सेशन के रूप में भी क्या है इसको जानते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे द फॉस्फेट आयन अगेन द बिकम द अवेलेबल व्हेन द लाइम इज अप्लाइड टू इंक्रीज द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल। अगर हम जैसे देखें तो जो फॉस्फेट जो अनअवेलेबल हो गया था तो उसमें अगर हम पुनः दोबारा से अगर अवेलेबल जब होगा जब हम उसमें लाइम बोले तो चूना अप्लाई करते हैं, और जिससे जब चूना अप्लाई करेंगे तो जो हमारा पीएच होता है वह क्या इंक्रीज हो जाता है किसमें इन द एसिडिक सॉइल में। तो इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं द हाइड्रोक्सिल आयन the originated not only for silicate clay minerals but also from the the hydrous oxide of the iron and aluminum present in the soil। कंटिन्यू देखते हैं तो जो OH आयन से बोले तो हाइड्रोक्सिल आयन ना केवल सिलिकेट मिट्टी के खनिजों से बल्कि मिट्टी में मौजूद लोहे Fe और एल्यूमिनियम के हाइड्रस ऑक्साइड से भी क्या उत्पन्न होते हैं। कंटिन्यू देखते हैं कौन OH आयन्स, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं द फॉस्फेट आयन रिएक्ट विद द हाइड्रस ऑक्साइड आल्सो गेट द फिक्स्ड फॉर्मिंग इनसोल्यूबल हाइड्रोक्सिल फॉस्फेट ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम विच इज कॉल्ड द सोलॉइड बॉन्ड द फॉस्फेट। हम देखते हैं तो जो फॉस्फेट आयन्स होते हैं फॉस्फेट आयन तो हाइड्रस ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके लोहा और एल्यूमिनियम के अघुलनशील हाइड्रोक्सिल फॉस्फेट बना लेते हैं जिसे सोलॉइड बॉन्ड फॉस्फेट भी क्या हम कहते हैं। आप इसको ध्यान रखेंगे।
कंटिन्यू देखते हैं, एक बार रिएक्शन के समझ लेते हैं। तो AlOH का थ्राइस, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब उस तरह फिर क्या है हमारा H2PO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद देखते हैं तो AlOH का ट्वाइस तो H2PO4, तो एक तरह से क्या है ये मिक्स हो जाते हैं, ये क्या है बॉन्ड बना लेते हैं और प्लस हाइड्रोक्सिल आयन को क्या है ये अलग कर देते हैं। तो हम देख रहे थे कि ना केवल ये हाइड्रोक्सिल आयन को ना केवल सिलिकेट मिनरल्स के द्वारा केवल ये हाइड्रोक्सिल आयन बाहर होते हैं, बल्कि ये क्या है आयरन और इसके साथ प्रक्रिया करके भी क्या हाइड्रोक्सिल आयन को क्या देते हैं और इसको हाइड्रोक्सिल आयन फॉस्फेट क्या बना लेते हैं, जो भी क्या अनुपलब्ध हो जाते हैं। कंटिन्यू देखेंगे तो इफ़ दिस द रिएक्शन टेक प्लेस एट द लो पीएच, और ये रिएक्शन का मोस्टली कहाँ पे, जहाँ पे पीएच कम होता है वहाँ पे पाई जाती है स्ट्रांगली मोस्टली। एसिडिक कंडीशन द फॉस्फेट आयंस आर द इरिवर्सिबली फिक्स्ड एंड आर द बिकम अनअवेलेबल फॉर द अनअवेलेबल फॉर द प्लांट यूज। अगर देखें ये यदि ये अभिक्रिया तीव्र अम्लीय परिस्थितियों को कम पीएच पर होती है तो फॉस्फेट आयन अपरिवर्तनीय रूप से स्थिर हो जाते हैं और ये पौधे के लिए क्या अनुपलब्ध रहते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू एक बार ये न्यूमेरिकल इस तरह से ये इसमें है जो न्यूमेरिकल है, तो इस तरह से पूछ लिया था तो सॉल्व इस तरह से करते हैं। तो जिसमें जैसे न्यूमेरिकल है सॉइल हैविंग द कैटन एक्सचेंज कैपेसिटी सपोज मान लिया 20 मिली कोवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल है एंड डिफर एक्सचेंजेबल कैटायन प्रेजेंट इन द सॉइल आर। तो अगर हम देख लेते हैं तो इसमें अगर देखते हैं तो जो कैल्शियम है तो कैल्शियम बराबर 10 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल और मैग्नीशियम बराबर 5 मिली इक्विवेलेंट पर ऑफ सॉइल। उसी तरह से पोटेशियम बराबर 1 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल, जबकि सोडियम 1 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। तो इसमें अब देखते हैं यूजुअली द अबव द गिवन वैल्यू कैलकुलेट, तो इसको कैलकुलेट करना किस तरह से ये वैल्यू है। तो इसमें देखते हैं परसेंटेज बेस सैचुरेशन इसमें निकालना है, परसेंटेज बेस अनसैचुरेशन और हाइड्रोजन सैचुरेशन देखते हैं और क्या क्या इसमें निकलना है। तो इसमें निकलना है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सचेंजेबल कैटायन, यानी सबका इंडिविजुअल भी देखेंगे और अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल कैटायन इन द मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल, पीपीएम देखेंगे और आईवी एलवी पर एकड़ देखेंगे और केजी पर हेक्टेयर। एंड नेक्स्ट है 5वां है इसमें अमाउंट ऑफ लाइम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन। इन सभी को अगर कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहला हमारा है, इन सभी वैल्यू में हम देखेंगे तो जो सबसे पहले वह है टोटल एक्सचेंजेबल बेसिस। तो परसेंटेज, हाँ पहले इसमें परसेंटेज बेस सैचुरेशन जो कि सबसे पहले इसमें देखें तो परसेंटेज बेस सैचुरेशन का जैसा कि हम लोग फार्मूला देखे थे तो देखेंगे तो इसमें टोटल एक्सचेंजेबल बेसिस, तो इसमें एक्सचेंजेबल टोटल बेस कितने हैं उनको भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि 10 किसके हैं, कैल्शियम के हैं यहाँ पे और 5 हमारे मैग्नीशियम के हैं, 1 हमारा पोटेशियम का और 1 ही हमारा क्या है सोडियम का है। तो हम देखेंगे तो 10 और 5 15 16 1 17, तो मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल कितना हो गया हमारा 17। तो देखो सम ऑफ द गिवन कैटायंस, तो गिवन कैटायंस हमारे ये थे तो 17 इसका, ये हमारा टोटल ये हमारा परसेंटेज बेस सैचुरेशन हम देख रहे हैं। तो 17 हमारा मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल होगा। अब हम देखेंगे परसेंटेज निकालेंगे बेस सैचुरेशन का, तो टोटल एक्सचेंज जो इसका फार्मूला था वो क्या था, टोटल एक्सचेंज कैटायंस बटे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंटू 100। तो यहाँ पे देखेंगे तो परसेंटेज बेस सैचुरेशन बराबर, तो यहाँ पे 17 बटे 20 इंटू 100, तो ये हमारा आ गया 85% आ गया। अब इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या है हमारा बेस सैचुरेशन परसेंटेज, इसको खासकर आप क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे। जैसा कि ये हमारा जो 20 कहाँ से आया, अब आप लोग देखेंगे तो 20 हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ये यहाँ पे दी हुई है, सॉइल हैविंग द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ 20, और हमारा 17 कहाँ से आया, इन सबको जोड़ करके ध्यान रखेंगे। तो टोटल कुछ जैसे ये हमारा 10 जोड़ा था, यहाँ से 5 मैग्नीशियम का, सोडियम का 1 और पोटेशियम का भी 1, तो इसको यहाँ पे हमारा 17 बटे 20 गुणा 100 बता दो 85% हमारा परसेंटेज बेस सैचुरेशन आ गया था। उस तरह से देखते हैं परसेंटेज बेस अनसैचुरेटेड देखते हैं। अब यहाँ पे तो एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन बराबर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी माइनस टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस। तो जैसा कि हम देख रहे थे तो एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन बराबर, तो इसमें कितना क्या है 20 हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी था माइनस टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस कितना था 17, तो टोटल हमारा कितना आया यहाँ पे बराबर 3 आया, तो मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। अब इसको हम देखेंगे तो परसेंटेज
बेस सेचुरेशन बराबर टोटल एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन बटे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंटू 100। तो देखेंगे तो परसेंटेज बेस अनसेचुरेटेड या फिर हाइड्रोजन सेचुरेटेड बराबर तो 3/20 गुणा 100। तो इसमें देखेंगे तो ये 15% होगा। ये क्या होगा हमारा परसेंटेज बेस अनसैचुरेटेड। अब इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह से इसको कैलकुलेट हमने कर लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ इंडिविजुअल कैटायंस। तो सबका इंडिविजुअल देखेंगे, तो इंडिविजुअल हालांकि देखेंगे, पहले हम कैल्शियम को देखते हैं। तो परसेंटेज कैल्शियम सेचुरेटेड देखें तो टोटल एक्सचेंजेबल कैटायंस कैल्शियम बटे कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंटू 100। तो जैसे कैल्शियम की जो वैल्यू कितनी थी टोटल एक्सचेंजेबल, वैसे हमारी कैल्शियम की थी 10 और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी 20। तो देखते हैं 100 से गुणा कर दिए तो हमारा कितना आ गया 50% आ गया। जबकि उसी तरह से मैग्नीशियम का देख लेंगे तो टोटल एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ मैग्नीशियम बटे टोटल एक्सचेंज कैपेसिटी इंटू 100। तो इसको देखेंगे तो कैल्शियम था हमारा 5/20 इंटू 25% आ गया। उसी तरह से अब हम देख लेंगे पोटेशियम और सोडियम का, इसका सेम है। यहाँ पे देखेंगे 5% क्योंकि ये 1% था यहाँ पे, और इसका भी हमारा 5% है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें द अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल कैटायंस इन मिली mg पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल ppm तो LV पर एकड़ kg पर हेक्टेयर। तो फॉर कैल्शियम के लिए देख लेते हैं पहले इसमें। तो 1 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम सॉइल बराबर 20 mg पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। तो हम देख लेंगे तो 10 के लिए निकालेंगे, तो 10 के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 200, क्योंकि इंटू कर लेंगे 200 मिली को mg, यहाँ पे क्या mg में है। हाँ, तो mg कैल्शियम पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। कंटिन्यू देखेंगे। अब ppm में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ppm कैल्शियम बराबर तो mg कैल्शियम पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल इंटू 10, जैसे 10 से जब ग्राम से ppm में mg से जब ppm में कन्वर्ट करते तो 10 से और गुणा कर देते हैं। तो 200, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2000 गुणा 100। तो हाँ 2000 गुणा 100 यहाँ पे तो हम देख लेंगे तो हमारा 2000 ppm कैल्शियम आ गया। तो इफ द LVS पर एकड़ देखेंगे तो कैल्शियम प्लस इंटू 2, तो 2000 गुणा 2 बराबर हो गया 4000 LVS पर एकड़। जबकि kg पर हेक्टेयर कैल्शियम देखेंगे तो ppm इंटू 2.24, तो ये हमारा आ गया 4480 kg पर हेक्टेयर। तो इसी तरह फॉर mg के लिए देख लेंगे तो mg के लिए हमारा आधा आ जाएगा, इस कैल्शियम का पूरा जितना है उसका आधा आ जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख लेंगे। तो उस तरह से आधा होता चला जाएगा सिमिलर टू अबव कैलकुलेशन। तो जैसा पूरा देख लेंगे तो इस तरह से हमारा इस तरह से होता चला जाएगा। उसी तरह से हमारा सोडियम का देख लेंगे तो सोडियम भी उसी तरह से mg कितना होता है हमारा 23 mg। तो जैसे जैसे जो भी वैल्यू आई है उसी तरह से उसको क्या है हम कैलकुलेट करते चले गए हैं। तो फाइनली जो हमारी ये LV पर एकड़ में है, ये ppm है, और ये हमारे kg पर हेक्टेयर में है। देखते हैं उसी तरह से कैल्शियम की भी वैल्यू वही उसी तरह से है। तो फाइनली बाद में जो पांचवा जो था हमारा वह था अमाउंट ऑफ लाइम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन। तो जो कैल्शियम होता है उसका इस तरह से रिक्वायर होता है ज़रूरत जो न्यूट्रलाइज करने के लिए फॉर द एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन। तो उसमें क्या है उसके तरह से देखते हैं। तो 1 मिली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल तो बराबर 1 मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। इस तरह से देखेंगे तो 50 mg कैल्शियम कार्बोनेट पर 100 ग्राम सॉइल। तो ये हो जाता है हमारा 3 मिली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल बराबर 150 mg कैल्शियम कार्बोनेट पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल। तो उस तरह से हम देख लेते हैं। अब ppm देखेंगे तो वैसे जैसे ppm इसकी संख्या क्या बढ़ती जाएगी। अब kg पर हेक्टेयर में देखेंगे तो उस तरह से क्या है संख्या हमारी और बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह देखेंगे तो जो न्यूट्रलाइज करने के लिए तो 3.36 टन पर हेक्टेयर क्या है हमारा न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है जरूरत पड़ती है। इस तरह से हम देखेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो साथियों तब तक के लिए थैंक यू।